मित्रों, दोस्तों, साथियों, हमारी एकेडमिक पढ़ाई में विश्वविद्यालयों में शायद नाटक को पढ़ने पर जोर दिया जाता है, लेकिन उसका रंगमंच में कितना इम्पोर्टेंस है। शेक्सपियर जो पूरा ब्रिटिश नाटक परंपरा को विकसित करता हुआ आगे बढ़ता है। अगर भारत में हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने यह काम आधुनिक काल में आकर के किया, क्योंकि कालिदास और उस संस्कृत की परंपरा के बाद मध्यकाल के इतिहास में आप देखेंगे तो नाटक पर बहुत ज़्यादा कोई जोर नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ कविता की बात हम पूरे भक्तिकाल में करते हैं, रीतिकाल में भी कविता की बात होती है। लेकिन नाटक शायद 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद, मुस्लिम आक्रमण के बाद शायद लगभग उसका महत्व खत्म हो चुका था, या उस पर इतना अधिक वो लाइमलाइट में नहीं रहा। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स को नाटक की परंपरा थी शेक्सपियर से ना, तो उन्होंने वापस इस परंपरा को शुरू किया। और अंग्रेज़ों के ज़माने में उस समय उन्होंने बड़े बड़े थिएटर स्थापित किए कलकत्ता और बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली में, और वहाँ वे लोग अपना हिसाब से नाटक देखते थे, करवाते थे। और लोक में इस प्रकार की परंपरा थी। हमारे यहाँ तो हर स्टेट की, हर लोक परंपरा की, हर भाषा की अपनी लोक परंपराएँ हैं, जिसमें नाचने, गाने, दौड़ने, कूदने और अपने उस भावों को, उस पीड़ा को, उस कलात्मक दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करने की एक पूरी लंबी परंपरा है। इसलिए उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की परेशानी लगती है, इस प्रकार का भाव हमें लगता है, तो हम चाहे भारतेंदु की बात करें, चाहे उस पूरी पारसी थिएटर परंपरा की बात करें, तो उस परंपरा ने भी लोक में बहुत सारी चीज़ों को स्थापित किया। और ख़ास तौर से नाटक की विशेषता होती है कि उसको कॉमन से कॉमन आदमी भी समझ सकता है, अनपढ़ आदमी भी उस दृश्य को देख करके भाव को समझ लेता है। किताब पढ़ने के लिए तो पढ़ा लिखा और उस विषय की समझ होनी कई बार आवश्यक है, क्योंकि कई बार जब हमारी उस विषय के प्रति समझ ही नहीं होती है, तो फिर हम उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखिए, चाहे गांधी की बात कीजिए, चाहे कबीर की बात कीजिए, वो हमेशा लोक की भाषा में ही लोग के पास पहुंचते हैं। वो उस जन की भाषा में अगर हम कन्वर्सेशन करेंगे, अगर हम संवाद करेंगे, तो हम उसके साथ पहुंच पाएंगे। तो प्रसाद जो आधुनिक काल के महत्वपूर्ण नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, विचारक हैं, और कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा उन्होंने। यहाँ हम उनके नाटकों की बात कर रहे हैं। विशाख 21 में आया था, अजातशत्रु 22, कामना 24, बाद में 27 में फिर से छपा। जन्मेजय का नाग यज्ञ 26, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट 30, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामिनी 33 में आया था, जो उनका सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। इसमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी विशेष महत्वपूर्ण है। मतलब लेखन में कला का क्या महत्व होता है और कला का इन्फ्लुएंस कितना होता है, क्योंकि हम लेखक को इसलिए कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार कहते हैं। रचनाकार का मतलब ही कि जो कुछ रच सकता है और पाठक को बांध सकता है, ऑडियंस को कैप्चर कर सकता है, उसके अवचेतन के उस बिंदु को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि पाठक उसको सुनता रहे, उसको जानना चाहे कि क्या कहना चाहता है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है, तथा इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों तथा अन्य विवरणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जाति, गौरव एवं राष्ट्रीयता की गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। उनके नारी पात्र आदर्श भारतीय रमणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार की प्रसाद की विशेषता है, और प्रसाद बार बार भारतीय और पाश्चात्य परंपरा का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। इसलिए क्या छोड़ना है, क्या लेना है, इन सारे बिंदुओं पर, इन सारी चीज़ों पर वो निरंतर विचार विमर्श करते रहे। और जैसा कि कामायनी उनका दर्शन है, और उसमें वो किस तरह से मन, हृदय और बुद्धि के सामंजस्य के साथ ही मनुष्य की मुक्ति देखते हैं,
और हृदय के बगैर मनुष्य का होना न होना बराबर है। इस बात को बार बार इंगित करते हैं। तो नाटकों में भी कुछ इसी प्रकार का विमर्श वो खड़ा करते हैं। और नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। एक और उसमें कथा वस्तु, गीत योजना, रस, उद्धात नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं। दूसरी ओर कार्य व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व पश्चिमी नाट्य परंपरा से उठाते हैं। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत है न ही दुखांत, अभी तो वे प्रसादांत है, मतलब सुख की कल्पना करते हैं, इसलिए कोई विशेष बात नहीं करता है। स्कंदगुप्त की बात करें तो क्या है, मेरे इस जीवन में जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा रंगमंचिता अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण है। विस्तृत एवं विसंकलित कथानक, दृश्यों की बहुलता, लंबे लंबे स्वगत कथनों, दार्शनिक उक्तियों एवं संस्कृत सारगर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनेता में बाधक है। वस्तुतः उनके नाटक पाठ्य अधिक है, अभिनय कम है। पाठ्य मतलब पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है उनको, अभिनय मंच पे जाते हैं थोड़ा काठिन्य पैदा करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि रंगमंच की परंपरा नहीं थी, उन्हें खुद अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ा, उन्हें खुद उसकी कल्पना करनी पड़ी। इसलिए वो उस रंगमंच के उस खांचे में अपने आप को फिट भी नहीं कर पाते, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आपके पीछे परंपरा नहीं होती है तो आपको एक नई चीज़ शुरू करनी होती है, तो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट ही शुरू करें, वो एक शुरुआत होती है, फिर बाद में लोग जुड़ते जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सूत्र अपने आप आते रहते हैं और वो एक विस्तृत परंपरा बाद में बनती चलती है। तो प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और प्रसाद ने अपने हिसाब से किया। और प्रसाद को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, ज़रूर समझा जाना चाहिए। अगर आप साहित्य की दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप नाटक को समझना चाहते हैं, कविता को समझना चाहते हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं गहराई से, और कुछ नया सीखने की इच्छा है, बाकी किसी के टाइम पास करना है और तोता रटंत करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोते को जो आप रटाओगे रट लेगा वो, तो आपको भी अगर वैसे ही रटना है तो वो मैटर नहीं है। लेकिन अगर कुछ सीखना है, अपनी खुद की समझ डेवलप करनी है, कुछ कहते हैं ना एक लंबी लकीर खींचनी है, तो उसके लिए आपको उसको समझना होगा, उसके भीतर जाना होगा। और जितना अधिक हम समझेंगे, जितना अधिक ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक कलाकार की निगाह से दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम सीखते जाएंगे। और सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। क्योंकि आपसे हम हैं, हम आपसे नहीं हैं। आपका हौसला रहेगा, आपका विश्वास रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम आपके लिए बहुत कुछ करते जाएंगे। क्योंकि आपसी संवाद और आपसी सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है। इसलिए सब कुछ भी एक तरफा नहीं हो सकता है। तो ज़िंदगी को नायाब तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीते रहिए और मस्त रहिए। हर दिन ज़िंदगी का बहुत कीमती दिन है, ये समझकर जीना ही हमारा उद्देश्य है और हमें उसी तरह से जीने की आवश्यकता है। अगर हम जीवन में जितना अधिक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और जीवन के प्रति जितना अधिक पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें उतनी ही धीरे धीरे भले लेकिन ठीक होती चली जाएगी। और अगर हम जीवन के प्रति हमेशा नकारात्मक, निराशावादी और नेगेटिव बने रहे तो हमारा व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का बनता चला जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी परिस्थितियाँ उसी प्रकार की बनती चली जाएगी और हम चीज़ों को सही करेंगे तो भी बिगड़ती चली जाएगी। क्योंकि हमारे मन में इतनी अधिक नकारात्मकता है, इतना अधिक अविश्वास है, इतनी अधिक नेगेटिविटी है कि वो यूनिवर्स भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा उम्मीद से रहना है, आशावादी बने रहना है और कुछ न कुछ करते रहना है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये वक्त भी चला जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो वक्त, वो भी चला जाएगा, और चाहे कितना भी बुरा वक्त हो वह भी चला जाएगा। तो फिर इतना
फ़िक्र क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है और अपने आप से मोहब्बत करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है और अपने आप की क्रेडिबिलिटी अपने आप को स्थापित करनी है। हमारा महत्व हम सबसे पहले हमें ही स्थापित करना है। हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे हमारा सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, वो दूसरी बात हो जाएगी। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना है, खुद को लव करना है और उसके बाद खुद पर भरोसा कायम करते हुए हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं और नामुमकिन को भी हम मुमकिन में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही नेगेटिविटी के साथ चलेंगे, नकारात्मकता के साथ चलेंगे, तो जो कुछ अच्छा है वो भी शायद गड़बड़ाता चलेगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन, आत्मविश्वास और पेशेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में। लगे रहिए और बाकी मस्त रहिए और लोग क्या कहते हैं उसको भूल जाइए। हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अनुकूल है, हम किस काम को कितना परफेक्शन के साथ कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। और बाकी सब चीज़ों तो चलती रहती है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शब्बा खैर।